जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग देखेंगे बिहार मद्य निषेध सिपाही का प्रैक्टिस सेट 7 देखेंगे। इससे पहले जो आपका 6 तक कंप्लीट कराया जा चुका है। यदि आपको सेट 1 से लेकर 6 तक किसी भी प्रश्न में दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करिए। और यह हम लोग प्रैक्टिस सेट जो लगा रहे हैं तो आपका अरिहंत बुक का है, जिसमें हम लोग का टोटल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। हम लोग इसको प्रतिदिन एक एक सेट लगाते चलेंगे। आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आपको 27 फरवरी को एग्ज़ाम होगा। तो आप लोग कंफर्म रहिए और अपना जो सेट प्रैक्टिस है इसका लगाते रहिए। और साथ ही साथ अपना जो है स्कोर बता दीजिए। उसके बाद हम लोग को जो मॉक टेस्ट है उसको भी जल्द हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ से हम लोग का जो प्रैक्टिस सेट है वो 7 है। चलिए हम लोग इसको शुरू कर लेते हैं। यहाँ जो पहला हम लोग का प्रश्न है, कह रहा है कि अपनों से अपने कौन है। यहाँ पर प्रश्न है कि अपनों से अपने कौन है। तो यह है आपके जो मिर्ज़ा गलीब है, ये अपनों से अपने हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि कबीर जी भक्ति काल की किस शाखा के कवि थे। तो जो कबीर थे वह भक्ति काल के निर्गुण शाखा के कवि थे। ठीक, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रयोगवाद और नई कविता को साहित्य जगत में प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। कौन कवि हैं? तो देखिए वह जो कवि है प्रतिष्ठित करने वाले वह हो जाएंगे आपके अयज्ञ जी। ठीक, कौन से? अयज्ञ, राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का है कि तार सप्ताह, यहाँ पर तार सप्तक के पहले कवि थे। तार सप्तक के जो पहले कवि थे वह थे गजानन माधव मुक्ति बोध। राइट आंसर डी कर लीजिएगा, गजानंद माधव मुक्ति बोध हो जाएंगे। थोड़ा सा मैंने हर एक सेट में बोल रहा हूँ कि इसमें जो थोड़ा हिंदी का प्रश्न है थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो आप लोग घबराइए मत, अपना जो प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट कर लीजिएगा तो हिंदी का भी प्रश्न आपको पकड़ा जाएंगे। जैसे कि इसमें आपको देखिए, इसमें जो प्रश्न है, अब मैंने ये सेट ही है जो आपका +2 लेवल का है, थोड़ा ये मैट्रिक लेवल का नहीं है, इसलिए आप लोग को कठिन हो रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए आप लोग सेट लगाते रहिएगा। यहाँ पर चांद बीवी को दफनाया गया था। चांद बीवी को दफनाया गया था, ये जो प्रश्न पूछा जा रहा है बुझा रहा है कि ये आपको हिस्ट्री का प्रश्न है, जिस तरह से इसमें प्रश्न आ रहे हैं। ठीक, चांद बीवी को दफनाया गया था, तो यह दफनाया गया था सोहरागपुर में। राइट आंसर सोहरागपुर में जो है चांद बीवी को दफनाया गया था। अगला जो प्रश्न हम लोग का कि जे कृष्णमूर्ति को कौन सी उपाधि मिली थी। तो जे कृष्णमूर्ति को विश्व गुरु की उपाधि दिया गया था। अगला है कि नारायण जी का निधन हुआ था। तो नारायण जी का जो निधन हुआ था ये 1979 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर सी कर लीजिएगा। चलिए 8वां जो प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। ठीक, बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। देखिए यहाँ पर उनके पिता का जो नाम था वह था आपको बेनी प्रसाद। राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ से हम लोग का जो अभी तक जो हम लोग 1 से लेकर 7 तक सेट चलाए हैं उसमें आपको बाल जो कृष्ण भट्ट हैं इनसे लगभग हम लोग का 4 से 5 प्रश्न पूछा जा चुका है। कभी इसका माता का नाम, कभी इनका जन्म पूछा जा रहा है, कभी इसके पिता का नाम, कभी इसकी कहानी। तो यानी कि 4 से 5 प्रश्न जो है ये बाल कृष्ण भट्ट से हम लोग से 7 सेटों के अंदर पूछ लिया गया। ठीक, चलिए 9 नंबर जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि गगन गिल की रचनाएं हैं। गगन गिल की रचनाएं कौन सी है। तो उनकी रचनाएं हैं यहाँ पर वह सचमुच, यह रहा और उसके मुंह में। तो इन सभी जो है आपको ये गगन गिल की रचनाएं हैं। गगन गिल जो है आपका एक कवि का नाम है, उन्हीं की ये सभी रचनाएं हैं। गगन गिल कोई दूसरा चीज़ का नाम नहीं है। अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि प्रसाद जी का जन्म हुआ था। तो प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था यह आपको काशी में हुआ था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न 11 नंबर है कि भारत सरकार ने अस्मेकल को किस पुरस्कार से सम्मानित किया। तो अस्मेकल को जो पुरस्कृत किया था वह किया गया था किससे। वह आपको विश्व हिंदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक, अस्मेकल को। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में किस पत्रिका का संपादन शास्त्री जी ने किया। तो कौन सी जो पत्रिका है उसका संपादन शास्त्री जी के द्वारा किया गया। तो आपको राष्ट्रीय संदेश है उसी को जो है शास्त्री जी को सम्मानित किया गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि नमवर सिंह का साक्षात्कार कहना ना होना कब प्रकाशित हुआ था। ये प्रश्न है कि नमवर सिंह का साक्षात्कार जो है ये साक्षात्कार है कि कहना ना होना, ये कहना ना होना एक साक्षात्कार है, ये कब प्रकाशित हुआ था। तो यह प्रकाशित आपको 1994 में हुआ था। ठीक, चलिए
अगला प्रश्न है कि हिंदी में आलोचना के सूत्रधार हैं कौन थे। तो आलोचना के जो सूत्रधार हैं वो आपके रामचंद्र शुक्ला हैं। ठीक, ये आलोचना के सूत्रधार हैं। नेक्स्ट जो हम लोग का यहाँ से प्रश्न 15 नंबर है कि दूसरा तार सप्तक कब संपादित हुआ था। इसमें हम लोग का एक जो प्रश्न था उसमें पहला तार सप्तक का जो है पूछा गया था कि ये कब प्रकाशित हुआ था, और इसमें जो है दूसरा पूछा जा रहा है। तो दूसरा कब हुआ था, दूसरा यहाँ पर 1951 में। राइट आंसर डी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का प्रश्न, यहाँ से हम लोग का कौन और प्रश्न था, ये जो तार वाला था, यहाँ पर तार वाला जो यहाँ से हम लोग का, यहाँ पर तार सप्तक के पहले कवि पूछा गया था। ये तार के जो पहले कवि थे वो अयज्ञ थे। ठीक, और यहाँ पर ये जो प्रकाशन इसका पूछा गया था। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है ये अंग्रेजी का प्रश्न है, तो इसको आप लोग चाहे तो इसको लगाइएगा। चलिए हम लोग अपने जो है मैथ के प्रश्न है उसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, और आपको जो PDF मिल जाएगा तो आप इसको सॉल्व करिएगा। ठीक, इसमें आपको जो है 15 प्रश्न आप मैथ का है तो आपको पता होगा। यहाँ पर 51 नंबर है कि एक किसी को काम को अकेले जो है 96 दिन में पूरा करता है और B A से 3 गुना कुशल है। तो A ने 24 दिनों तक अकेले काज किया, उसके बाद B उसे जुड़ गया, वे एक साथ मिलकर शेष काज को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वह शेष काम को 18 दिनों में पूरा कर लेंगे। ठीक, चलिए अगला जो दूसरा हम लोग का 32 नंबर प्रश्न है, तो 32 का राइट आंसर यहाँ पर 6600 यहाँ पर 20 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम लोग का 33 नंबर प्रश्न है, 33 का राइट आंसर यहाँ पर 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ से 34 नंबर जो प्रश्न है 34 नंबर, तो 34 का राइट आंसर जो हो जाएगा ये 25% हो जाएगा। ठीक, चलिए 35 नंबर जो हम लोग का है, तो 35 का राइट आंसर क्या होगा, ये कैलकुलेशन वाला मैथ है, ये भी आपको प्रत्येक सेट में देखने को मिल रहा है ऐसा मैथ। तो यहाँ पर 35 का राइट आंसर 8 होगा। ठीक, चलिए 36 है, 36 का राइट आंसर यहाँ पर 1728 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सेंटी क्यूब हो जाएगा। ठीक, सेंटीग्रेड क्यूब, यहाँ पर आयतन पूछा गया है तो आयतन जो होता है वो क्यूब में आता है। चलिए अगला जो हम लोग का 37 नंबर प्रश्न है, तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 38 है, 38 का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग का 5/118 हो जाएगा। और फिर 39 नंबर है, तो 39 का राइट आंसर यहाँ पर हम लोग का 52,000 हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 40 नंबर है, 40 नंबर का जो राइट आंसर जो हम लोग का होगा 4:3 हो जाएगा। ठीक, चलिए 41 का जो राइट आंसर यहाँ से हम लोग का, ये भी आपको गुणा करने वाला, ये भी आपको कैलकुलेशन वाला ही मैथ है। तो यहाँ पर गुणा का मान, ये सॉरी एक्स का मान पूछा गया है, गुणा नहीं एक्स है, तो एक्स का मान क्या होगा, तो यहाँ पर एक्स का मान जो होगा हम लोग का 3 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का 42 नंबर प्रश्न है, 42 का राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, यहाँ पर आपका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला जो प्रश्न है 43 नंबर है, तो 43 का राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर आपको 46,410 हो जाएगा। और 44 नंबर यहाँ से प्रश्न है, वो 43 था ना जी, ये 43 था, यहाँ पर आपको 46,410 हो जाएगा। और फिर यहाँ से 44 नंबर है, तो 44 नंबर का राइट आंसर 5:8 होगा। और ये जो अंतिम प्रश्न है आपका मैथ का अंतिम प्रश्न 45 नंबर है, आपको रेशियो पूछा जा रहा है। तो इस रेशियो में क्या होगा, इस रेशियो में आंसर होगा हम लोग का 72 रेशियो 180 रेशियो 315 रेशियो 490 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी इसमें करेक्ट होगा। ठीक, आप लोग बनाइएगा, ये बहुत ही ईजी प्रश्न है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है जीके जीएस के प्रश्न, जो कि हम लोग का ये प्रश्न हम लोग का है कि 5वीं शताब्दी के अंत तक निम्न में से किस गुप्त वंश के शासक का आधिपत्य रहा। तो उस समय जो आधिपत्य रहा था वह आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न हम लोग का कि आइन ए अकबरी के लेखक कौन है। तो आइन ए अकबरी के लेखक आपको अबुल फजल हो जाएंगे, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला जो यहाँ पर 48 नंबर प्रश्न है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भजन नहीं है। ठीक, यहाँ पर जो है भजन नहीं है, कौन से भजन नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जो है आपका पीपा के भजन नहीं है, राइट आंसर बी होगा, पीपा के भजन इसमें नहीं है।
अगला प्रश्न देखा जाए कि महात्मा गांधी ने वर्ष 1917 में चंपारण आकर नील बागान मालिकों के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। यह चंपारण किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न कि यह चंपारण जो है किस राज्य में है? तो चंपारण जो है आपको बिहार में है। ठीक, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। चंपारण कहाँ पर? बिहार में है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें तो वह एनी बेसेंट थी। ठीक, अगला प्रश्न है कि जाम ए जहनामा निम्नलिखित में से क्या था? जाम ए जहनामा निम्नलिखित में से क्या था? तो यह था एक अखबार। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 52 नंबर प्रश्न है, यह कह रहा है कि भस्म कर भागो नीति किसके द्वारा अपनाई गई? ये देखिए कि भस्म कर भागो नीति यह जो है किसके द्वारा अपनाई गई? तो यह डचों के द्वारा जो है अपनाई गई थी। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है कि भारत में सबसे पहले अपनी मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो सबसे पहले जो मुद्रा का नाम रुपया रखा गया था, यह रखा गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। राइट आंसर सी कर लीजिएगा, शेरशाह सूरी के द्वारा जो है रुपया नाम रखा गया था। अगला प्रश्न है कि ग्लोबल पीक इंडेक्स जो जीपीआई 2021 में भारत का कौन सा स्थान रहा? यह प्रश्न आपको करंट अफेयर का है और बहुत ही वीवीआई प्रश्न है कि जो ग्लोबल पीक इंडेक्स है इसमें जीपीआई में जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 135वां रहा है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक जो कि 2018 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का स्थान ले लिया है, जिसे डॉट में लागू किया गया था। तो इसे कब लागू किया गया था? इसे जो है 1986 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है कि जैविक कृषि के लाभ हैं। जैविक कृषि के क्या लाभ हैं? तो देखिए इसके लाभ जो है पर्यावरण को स्वच्छ रखना, दीर्घकालीन स्थिर उत्पन्न और फिर जो है जैविक खादों का कृषि में उपयोग, ये सभी जो है आपका ये जैविक कृषि के लाभ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि कुल उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन के परिवर्तनशील लागत। यहाँ पर कुल उत्पादन बढ़ने पर उत्पादन की परिवर्तनशील लागत क्या होती है? तो यह लागत जो है बढ़ती है। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न है कि किस बाजार में एक फर्म का मार्ग वक्र पूर्णतः लोचदार होता है? तो पूर्णतः लोचदार होता है आपको पूर्ण प्रयोगिता में। किसमें? पूर्ण प्रयोगिता में। चलिए 59 नंबर जो प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का वह भाग जिसको लोग अपनी इच्छा से जब चाहे खर्च कर सकते हैं कहलाती है। तो जब चाहे वो खर्च कर सकते हैं वो कहलाती है, वह आपको कहलाती है उपभोग आय। क्या कहलाती है? उपभोग आय। अगला जो प्रश्न है कि चलन मुद्राओं की पारंपरिक कीमतों को कहते हैं। तो चलन मुद्राओं को पारंपरिक कीमतों को अवमूल्यन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवमूल्यन। यहाँ पर अवमूल्यन नहीं होगा, अवमूल्यन होगा। ठीक, थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का 61 नंबर प्रश्न है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान से पूर्ण प्रचार कार्य कब बंद हो जाना चाहिए? देखिए जो प्रश्न है कि हम लोग का जो मतदान होता है उसका प्रचार जोर शोर से चलता था। हालांकि अभी हम लोग का जो मुखिया पद के लिए हो रहा था तो प्रचार जोर शोर से चल रहा था। तो ये प्रचार कितने समय जो है पहले इसको बंद कर देना चाहिए था? तो ये जो बंद होता है आपको 48 घंटे पूर्व, मतदान से 48 घंटे पूर्व जो है प्रचार उसका बंद कर दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मंत्रिमंडल को 15% से अधिक नहीं करने का प्रावधान किया गया? कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? तो देखिए उस समय जो हम लोग का ये संशोधन हुआ था, ये 51वां जो है 91वां जो संविधान संशोधन है, इसमें आपको जो प्रावधान है कि 15% से अधिक नहीं करने का जो मंत्रिमंडल को। ठीक, और यह कब हुआ था? तो देखिए जो 91वां संविधान संशोधन है ये 2003 में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, ये जो संशोधन हुआ था 2003 में। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न है कि नगर पालिकाओं की कितनी श्रेणी होती है? तो नगर पालिकाओं की जो श्रेणी होती है ये 3 श्रेणी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन से विषय ग्राम पंचायत के विचारणीय विषय है? ग्राम पंचायत के विचारणीय विषय कौन से हैं? तो वह है आपका, देखिए यहाँ से है
उपयुक्त सभी होंगे, क्योंकि यहाँ पर पूर्ववर्ती जो वित्तीय वर्ष का प्रशासनिक प्रतिवेदन, दूसरा है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए ग्राम पंचायत का बजट, तीसरा है कि निगरानी समिति के प्रतिवेदन। उपयुक्त में से सभी जो हो जाएंगे यह ग्राम पंचायत के विचारणीय विषय हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में वर्णित उपबंधों के अनुसार विधान परिषद में कुल कितने सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है? तो कुल जो सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई है ये 72 किया गया। राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संघीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? ये जो वास्तविक कार्यपालिका शक्ति है ये किस में निहित है? तो यह जो निहित है आपके प्रधानमंत्री में निहित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है कि उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि क्या होनी चाहिए? देखिए जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के जो पद संभालने का अधिकतम अवधि होता है यह अवधि आपको 6 महीने का होता है। ठीक, 6 महीने के अंदर उसका जो है चुनाव कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में लगभग ... प्रमुख बंदरगाह है? तो भारत में लगभग यहाँ पर 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। अगला प्रश्न है कि दिन और जो रात है वह बराबर होते हैं? तो दिन और जो रात आपको बराबर होते हैं, यह आपका विषुवत रेखा पर बराबर होता है। कब होता है ये, कहाँ पर होता है ये दिन रात बराबर? तो ये आपको विषुवत रेखा पर बराबर होता है। ये आपको जो है 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है संपूर्ण जो दिन और रात ये बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा जो तथ्य है वो डेल्टा एवं जलोढ़ पंख में अंतर को स्पष्ट करता है? यह डेल्टा और जलोढ़ के पंख में जो अंतर को स्पष्ट करता है वो कौन है? तो वह स्पष्ट करता है, देखिए जो विकसित होने का स्थान, व्यवस्थित निक्षेप और यहाँ पर आस्तरिक जो है जलोढ़, ये सभी जो है आपको डेल्टा और जलोढ़ पंख में अंतर करता है। ठीक, चलिए अगला जो यहाँ से हम लोग का 71 नंबर प्रश्न है कि सिल्क का सर्वाधिक उत्पादक है? तो सिल्क का जो सर्वाधिक उत्पादक देश पूछा जा रहा है तो वह हो जाएगा आपका चीन। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से किस एक समूह के देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? तो यह भूमध्य रेखा जो है आपका कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, ये जो 3 देश हैं इसी के जो है मध्य से भूमध्य रेखा गुजरती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का 73 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है कि सार्वजनिक वानिकी कार्यक्रम का उद्देश्य निम्नलिखित सभी क्षेत्रों में बड़े पैमाने का वृक्षारोपण है और इसके सिवाय क्या है? तो वृक्षारोपण के जो और सिवाय है यह वानिकी का जो होता है नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। ठीक, क्या होता है यहाँ पर वृक्षारोपण और इसके सिवाय क्या है? तो नगरीय औद्योगिक संप्रदायों में। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखा जाए कि सूरजकुंड झील निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो सूरजकुंड झील है यह किस राज्य में है? तो यह देखिए हरियाणा जिला में है, हरियाणा राज्य में है। जो सूरजकुंड झील है ये हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले में स्थित है। इसकी जो स्थापना बोले या फिर निर्माण बोले तो यह 686 ईस्वी में, इसका जो निर्माण है 686 ईस्वी में हुआ था। और यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है सूरजमल के द्वारा किया गया था, राजा सूरजमल के द्वारा यह किया गया था। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का है कि पृथ्वी की प्रॉपर्टी से संबंध शैलों का अध्ययन कहलाता है। जो पृथ्वी के प्रॉपर्टी के शैलों का अध्ययन कहते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसको यहाँ पर पेट्रोलॉजी कहते हैं। आपको पता होगा पेट्रोलॉजी। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को ... कहा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं यहाँ पर अपक्षयन या फिर अपक्षय, इसको कहते हैं। जो हवा, पानी और जलवायु की क्रिया द्वारा चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया को अपक्षयन या फिर अपक्षय कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न है कि मार्च 2021 में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर फुगाकू को तैयार किया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है ये फुगाकू है। इसको कब किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह तैयार किया गया था जापान के वैज्ञानिकों के द्वारा। ठीक,
चलिए अगला प्रश्न है कि नई पर्यटन नीति 2021 से 25 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह प्रथम राज्य है आपका गुजरात। यहाँ से हम लोग का जो 3 प्रश्न है वह करंट अफेयर के आपको पूछे जाएंगे। ठीक, चलिए अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है अभी हाल ही में हम लोग मनाएंगे। कब मनाएंगे? 28 फरवरी को। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि उच्च क्रांतिक ताप वाला गैस दर्शाता है, क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है कि अधिक अधिशोषण दर्शाता है। राइट आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का प्रश्न 81 नंबर, किस जड़ों में जीवित कोशिकाओं में हो रही उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न दाब को क्या कहते हैं? तो उस उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। राइट आंसर बी कर लीजिए, उस उत्पन्न दाब को मूल दाब कहते हैं। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का 82 नंबर प्रश्न है, यह प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है? तो अचेतन जो शून्य करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह गैस है आपका जिनोन। जिनोन इसकी परमाणु संख्या जो होती है वह परमाणु क्रमांक 54 होता है। ठीक, कितना होता है जिनोन का परमाणु क्रमांक? 54। अगला जो प्रश्न है कि किसी पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान से तात्पर्य है? तो किसी पदार्थ के जो सक्रिय द्रव्यमान है उससे तात्पर्य है आपको मोलर सांद्रता से। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि ठोस सॉल का उदाहरण है? तो ठोस सॉल का जो उदाहरण है वह आपका रूबी कांच है, जो ठोस सॉल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि रबर को सल्फर के साथ गर्म करना कहलाता है? तो रबर को सल्फर के साथ गर्म करना यह कहलाता है आपको वल्कनीकरण। क्या कहलाता है? वल्कनीकरण कहलाता है। चलिए अगला जो 86 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा दर्पण सदैव आभासी तथा छोटा एवं सीधा प्रतिबिंब बनाता है? तो यह जो सीधा प्रतिबिंब बनाता है आपका उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो बीच में आपको मोटा होता है और दोनों किनारों पर पतला होता है। इसका जो आकार होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक, यहाँ पर जो बीच होगा इसमें मोटा हो जाएगा और ये ऊपर नीचे जो है पतला होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अम्लीय वर्षा निम्न में से किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो होती है ये आपको नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड के कारण होती है। अगला प्रश्न है कि स्वचालित वाहनों के रेडिएटरों में शीतलक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, यानी कि शीतलक के रूप में किसको प्रयोग करते हैं? अल्कोहल, केरोसिन, स्नेहक या फिर जल का? तो इसमें प्रयोग करते हैं जल का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि वह तत्व जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक है? तो सबसे जो अधिक होता है वो आपका F का होता है, जो विद्युत ऋणात्मकता अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस में मुख्यतः पाई जाती है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन पाई जाती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे तो यदि पुरुष में शुक्रवाहिनियों को काट दे तो वीर्य में शुक्राणु नहीं होंगे। क्या होगा? वीर्य में जो है शुक्राणु नहीं होंगे जब इसके पुरुष के शुक्रवाहिनियों को काट दिया जाए। चलिए अगला जो हम लोग का 92 प्रश्न कह रहा है कि यदि द्रव्य ठोस सतह को गीला ना करे तो स्पर्श कोण क्या होगा? तो प्रश्न कह रहा है कि यदि ठोस कोण जो है सतह को गीला ना करे तो स्पर्श कोण क्या होगा? तो इसमें स्पर्श कोण जो होगा अधिक कोण होगा। क्या होगा? अधिक कोण होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि खाद्य परीक्षक के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर खाद्य परीक्षक के रूप में जो प्रयोग करते हैं किसको प्रयोग करते हैं? तो इसमें यहाँ पर A और B, यानी कि यहाँ पर C6H5 और यहाँ पर आपका COONA और फिर यहाँ से हम लोग का Na2S2 और O5 है। देखिए इन दोनों का जो प्रयोग खाद्य परीक्षक के रूप में करते हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पर जो हम लोग का पहला है इसका मतलब ये किसका रासायनिक सूत्र है? तो यह जो है आपका यह सोडियम बेंजोनेट का रासायनिक सूत्र है और जो दूसरा है यह आपको सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का रासायनिक सूत्र है। ठीक, चलिए आप लोग इसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो पहला है सोडियम बेंजोएट का रासायनिक सूत्र है, दूसरा सोडियम मेटाबाइट का जो है सल्फाइड सूत्र का रासायनिक सूत्र है। ठीक, चलिए 94 नंबर जो प्रश्न है कि नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम पूछा गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक
के बिंदु स्रोत है। जल प्रदूषक के बिंदु स्रोत कौन से हो जाएंगे, इसमें आपको कारखाने हो जाएंगे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न यहाँ से कि मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं के खिलाफ रक्त का कौन सा घटक लड़ता है। तो उसमें जो रक्त का यहाँ पर सफ़ेद रक्त जो है जिसको WBC कहते हैं वह आपको है रक्त के कीटाणुओं के खिलाफ लड़ता है। ठीक, और इसका जो जीवन काल होता है यह 2 से 4 दिन होता है। ठीक, वाइट ब्लड सेल कहते हैं इसको। चलिए जो प्रश्न है हम लोग का कि वह कार्बोहाइड्रेट जो मनुष्य के पाचन तंत्र से नहीं पचता है, कौन सा जो है पाचन तंत्र से नहीं पचता है। तो सेलुलोज जो होता है वो पाचन तंत्र से नहीं पचता है। अगला प्रश्न है कि स्व परिस्थितिकी है, स्व जो परिस्थितिकी है वह कौन सी है। तो वह हो जाएगा आपको जो जीव का पर्यावरण से संबंध जो होता है ये आपको स्व परिस्थितिकी होता है। अगला प्रश्न है यहाँ से हम लोग का है कि 1 क्यूरी निम्न ताप के 1 ग्राम की सक्रियता है। तो 1 ग्राम की जो सक्रियता है वो रेडियम है। ठीक, राइट आंसर बी होगा। चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से 100 नंबर जो हम लोग का प्रश्न है यह कह रहा है कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेघा रोग जो कि ग्वाइटर होता है ये किसके कमी के कारण होता है। तो इस देखिए जो ग्वाइटर रोग होता है यह आपको थायरॉक्सिन के कमी के कारण होता है। राइट आंसर आप लोग ए कर लीजिएगा, आयोडीन के कमी से भी ये होता है। ठीक, राइट आंसर ए कर लीजिए, थायरॉक्सिन की कमी से ये होता है। तो इसमें हम लोगों ने 100 जो प्रश्न था हम लोग कंप्लीट कर लिए और यह हम लोग का सेट प्रैक्टिस जो था 7 था और जो सेट आपका 8 है वह जल्दी प्रोवाइड की जा सकती है। और आप लोग इसका जो कमेंट कर दीजिए कि आप इसमें कितना प्रश्नों को सही कर पाएँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, ऑल दी बेस्ट।